वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2024 क्लास 10th का सेट 1 डिस्कस करेंगे, जिसका की कोड 321 है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके MCQ क्वेश्चंस एंड आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए से सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky plus 16 is equal to 0 has infinitely many solutions। मान लीजिए हमारे पास, that's question number 1, हमारे पास a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है। तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे? किसी भी पेयर के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होते हैं जब वो कोइंसिडेंट हों। कोइंसिडेंट होने के लिए कंडीशन क्या होती है? मतलब हम कहेंगे दीज पेयर्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन when they are coincident। मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होगा, तब ये जो पेयर्स हैं वो क्या होंगे? हमारे पास कोइंसिडेंट होंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके होंगे। अब हमारे पास क्या दे रखा है? 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। वो ये कह रहा है कि इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस के इज इक्वल टू 8/16 होगा। यहाँ पे 1/2 आ गया। या तो इन दो को या इन दो को कंपेयर कर लें, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, दोनों को उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो k की वैल्यू 2 आ गई। यानी k की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 को देखिए। Point P divides the line segment joining the points in the ratio 5:2। The coordinates of the point P are। तो point P के जो coordinates हैं वो क्या होंगे? तो यहां पर आप समझें, this is question 2। A B पॉइंट है हमारे पास। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -5, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 और यहाँ पर एक P पॉइंट है जो इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास दो A B पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और यहाँ पर एक P पॉइंट है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं m की इधर मल्टीप्लाई mx2, n की इधर मल्टीप्लाई nx1 अपॉन m प्लस n और यहाँ पे फिर से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल। अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और अगर डिवीजन एक्सटर्नल हो रहा है तो यहां पर माइनस साइन आपका आएगा। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे पास क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो हैं वो 5 की इधर 2 की इधर, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8 अपॉन 5 प्लस 2, 5 2 जा 10, 2 माइनस 5 10 और यहाँ पे 5 प्लस 2। तो यहाँ पे आ गया 13/7, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो हमने यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला पता लगा लिए हैं। क्वेश्चन 3 देखिए।
द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच, हमें उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसमें कि जो हमारे पास A15 है माइनस A11 48 दे रखा है। ये एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो AN है वो होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दूं तो यहाँ पे आएगा A प्लस 2 माइनस वन इज 1 डी, A3 रख देंगे तो वो A प्लस 2D होगा। और सिमिलरली A15 आप यहाँ रख दोगे तो वो होगा A प्लस 14D, और A11 को यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा A प्लस 10D। यानी A15 को तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस 14D माइनस A11 को मैं लिख सकता हूँ आपका A प्लस 10D is equal to 48 where A is the first term and D is the common difference of AP। आप यहाँ पे लिख देंगे let A is equal to first term and D is equal to common difference। ये हमें बताना पड़ेगा क्योंकि AP हमें दे नहीं रखी है, हम अपनी तरफ से टर्म्स लिख रहे हैं। माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो गया माइनस का A माइनस का 10D इज इक्वल टू 48। A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 4D इज इक्वल टू 48, तो यहाँ पे हो गया 2D इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर 12 आ रहा है। क्वेश्चन 4 देखिए, The quadratic equation x square plus x plus 1 has fill in the blanks roots real and equal, irrational, real and distinct, not real। हमारे पास जो given quadratic equation है, the given quadratic equation is, वो हमारे पास है x square plus x plus 1 is equal to 0। अब हमें जब भी नेचर ऑफ रूट्स पता लगाना हो, यानी रियल एंड इक्वल हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं या नॉट रियल रूट्स हैं, तो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जब हमारे पास समझें कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग d को लिखते हैं तो वो होता है b² माइनस 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग होंगे। और अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल, एंड अगर वो d जो है वो लेस देन 0 हो जाता है तो नॉट रियल रूट्स। इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके नेचर ऑफ रूट्स को पता लगा लेते हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन के लिए मुझे नेचर ऑफ रूट्स पता लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, वो भी 1 आ गई, एंड c की वैल्यू क्या आ गई, वो भी 1 आ गई। हम d पता लगाते हैं, दैट इज b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये आ गया 1 माइनस 4 इज माइनस 3, दैट इज लेस देन 0। आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ गया है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब नॉट रियल रूट्स, या हम कह दें नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि कोई उसका रियल रूट वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट मीन्स आप ऑप्शन डी को यहां फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 हमसे क्या कह रहा है, इफ द HCF, देखो इस तरीके से HCF कैसे लिख रहा है, 2520, 6600, इन दोनों नंबर्स का जब हमने HCF निकाला तो वो 50 आया, और इन दोनों का ही जब हमने LCM निकाला तो वो हमारे पास आया 252 इंटू के। देन द वैल्यू ऑफ के, तो हमें इस के की वैल्यू बतानी है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम LCM ऑफ A कॉमा B इंटू HCF ऑफ A कॉमा B का प्रोडक्ट कर दें तो वो A कॉमा B के ही
इक्वल होता है, यानी उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां पर हम एलसीएम ऑफ 25206600 इसकी मल्टीप्लाई कर दें इसके HCF के साथ, तो यो इन दोनों के प्रोडक्ट के ही इक्वल हो जाएगा। 2520 इंटू 6600। अब HCF क्या है, LCM क्या है? LCM इज 252 इंटू K इंटू 40 इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600। हमें K की वैल्यू निकालनी है, वो इस तरफ रखें, बाकी को डिवाइड में ले जाएं। तो यहाँ पे 2520 इंटू 6600 अपॉन 40 इंटू 252, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। ये आपका 4 से 1 टाइम्स, 4 से ये 630। इसके बाद हम इसको करें आपका फिर से 4 से ही, तो यहां पे ये डिवाइड हो जाएगा। इसको करते हैं 4 1 जा 4 2 165 एंड यहां पे इसको करेंगे हम फिर से, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका 63 से 10 टाइम्स, यानी जो K की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 165 इंटू 10 इज 1650। तो K की वैल्यू हमें यहाँ पर 1650 मिल गई। क्वाइट सिंपल अप्रोच कि दो नंबर्स के LCM और HCF को हम अगर यहाँ प्रोडक्ट करते हैं तो इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के ही प्रोडक्ट के। अब यहाँ से वो कोई भी 3 वैल्यूज आपको देगा और चौथी वैल्यू आपसे निकालने के लिए वो बोलेगा। नाउ क्वेश्चन 6 देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज शोन। यहाँ हमारे पास ट्रायंगल ABC हमें दे रखा है, जो ये DE है वो इस BC के पैरेलल है। इफ़ AD हमें 5 सेंटीमीटर, DB हमें आपका 2.5 सेंटीमीटर और जो BC है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो DE हमें यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि दो लाइन्स यदि पैरेलल हैं तो हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो ये साइड्स हैं, इनको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, बट DE और BC से हमारा रिलेशन बनेगा। तो नाउ हम इन ट्रायंगल ADE एंड ABC में ले लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एंगल A इज इक्वल टू यहां पर एंगल A हो जाएगा। देखिए, एक तो इस ट्रायंगल का एंगल और एक इस पूरे ट्रायंगल का एंगल, दोनों में एंगल A है तो ये कॉमन है और दोनों का ये एंगल इक्वल है। एंगल ADE, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यहां पर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABE। बिकॉज दो पैरेलल लाइंस होती है ना, तो उनके बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इक्वल। तो यहां पे दो एंगल्स इक्वल हो गए। बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यदि हमारे पास किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो गए हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखा जा सकता है, यानी AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब हमारे पास देखिए, AD हमें पता है और AB हमें पता है, BC हमें पता है, DE हमें पता लगानी है, तो इस वाले पेयर को हम यहाँ ले लेते हैं। तो हम AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC यहाँ पर लिख सकते हैं। AD की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ज़रा, ये 5 प्लस 2.5 इज 7.5,
DE हमें पता लगाना है और ये 12 है। इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। DE इज इक्वल टू 5/7.5 इंटू में 12। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ गया। 5 2 ज़ा 10, 5 से 15, 5 से 3, 3 से 4, यानी जो DE है हमारे पास वो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया है और यही हमें यहाँ पर पता लगाना था। तो केवल हमें दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देना है, यहाँ पर सिमिलर प्रूव कर देना है। आफ्टर दैट उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शन में लिख पाएंगे और हमने यहाँ पर DE की वैल्यू निकाल दी है। क्वेश्चन 7 देखिए, इफ जो साइन थीटा है वो इज इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा है, व्हेन जो थीटा है वो आपका लाई कर रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, देन हमें वैल्यू बतानी है सेक थीटा इंटू साइन थीटा की। अब देखिए हम कोई भी वैल्यू बता सकते हैं, अगर हमें ये थीटा यहाँ पता चल जाए ना तो फिर कोई भी वैल्यू वो हमसे पूछ ले, थीटा की वैल्यू रखेंगे और हमें पता चल जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ये एंगल लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आप बोलेंगे विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45। 0 से 90 के बीच में साइन और कॉस की वैल्यू एक ही एंगल पे इक्वल आती है, दैट इज 45 डिग्री। दोनों की 1/√2 होती है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू 1, इसको इधर ले आइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है tan 45 डिग्री। इन दोनों एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी थीटा जो है वो 45 डिग्री हमारे पास आ गया। थीटा मिल गया, यहां पुट कर देंगे सेक 45 इंटू साइन 45। कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 हो जाएगा √2 और साइन 45 हो जाएगा 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 1 हमारे पास आ गई है। तो थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो हमें सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन 8 देखिए, two dice are rolled together, the probability of getting the sum of the two numbers to be more than 10 is। हमारे पास 2 डाइस को उछाला गया है और जब 2 डाइस को उछाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास क्या बनते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, देन टोटल नंबर ऑफ केसेस आर, then total cases are, देखिए हो सकता है पहली डाइस पर 1 आए, दूसरी पर 1, पहली पर 1 2, इस तरीके से 1,6 तक आ जाएंगे। 1,1 1,2 हम दूसरी डाइस की पोजीशन बदल रहे हैं। अब इस पर 2 आए, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 2 और यहां इस तरीके से ये 2,6 तक हो सकता है। ऐसे ही सिमिलर 3,1 से 3,6 तक हो सकता है। ऐसे ही 4,1 से 4,6 तक हो सकता है। 5,1 से 5,6 तक हो सकता है। 6,1 से 6,6 तक हो सकता है। देखिए बारी बारी करना है। पहले मान लिया कि पहली पोजीशन पर 1 आ रहा है तो दूसरी पोजीशन पर 1 2 से 6 तक आ सकता है, क्योंकि डाइस में 6 तक के ही नंबर होते हैं। अब मान लिया कि दूसरे जो पहली डाइस है उस पर 2 आ रहा है तो दूसरे वाली पर 6 तक ले लो, पहले पर 3 4 5 6 ऐसे करके ले लो, तो टोटल 36 केसेस आपके पास यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 36। लेट हमने मान लिया E denotes the event of getting sum of more than 10, कि 10 से बड़ा सम हमें मिले। तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, आप समझें। फेवरेबल केसेस हम यहां पे लिखें कि जिनका सम
10 से बड़ा आएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है 1,6 जिसका सम जो है वो 7 आ रहा है, यहाँ नहीं हो सकता, इसमें किसी का भी नहीं होगा। 2,6 सबसे बड़ा सम मिलेगा 8, यहाँ नहीं हो सकता। 3,6 सबसे बड़ा सम मिलेगा 9, नहीं हो सकता। 4,6 तक नहीं हो सकता, यहाँ 10 है, हमें 10 से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ 5,1 का नहीं होगा, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5 का भी सम 10 होगा, उसे हम नहीं लेंगे। लेकिन 5,6 का जो सम है वो 11 हो जाएगा, वो यहाँ पर आएगा। 6,4 नहीं लेंगे, 6,5 एंड 6,6। तो टोटल 36 केसेस में से केवल आपके 3 केसेस ऐसे हैं जिनका की जो सम है वो मोर देन 10 आ रहा है। तो मोर देन 10 सम आ रहा है तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं इस इवेंट ई की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 10 इज, क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास, दीज आर 3, टोटल है आपके पास 36, 3 से 12 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 10 इज 1/12। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास यहाँ पे 1/12 आ गई है। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 5x square plus 3x minus 7। यहाँ पे क्वेश्चन 9 पॉलिनोमियल है हमारे पास, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, अल्फा बीटा आर जीरोज। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आप समझें, अगर मैं इसका एलसीएम यहाँ पर ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा और ये हो जाएगा बीटा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा आ गया। इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो इसका सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C अपॉन ए। दीज आर द फॉर्मूला सम और प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए। सेम हमारे पास यहां पर है, तो हम यहां पे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहां पर 3, ए क्या है यहां पर आपका 5 है। अल्फा बीटा निकालें, प्रोडक्ट C अपॉन ए, C की वैल्यू है -7, A है 5। तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा पता चल गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए -3/5, अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए -7/5। 5 से 5 -3/-7, तो यहाँ पे आ गया 3/7। अब आपको ना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, कहीं आप अल्फा और बीटा जीरोज निकालने लग जाओ, नहीं निकालना, जीरोज नहीं निकालना। एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसके जीरोज निकालेंगे, आफ्टर दैट उन्हें यहाँ पुट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना बड़ा आपको करना ही नहीं है। आप इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज और यहाँ मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सीधा फॉर्मूले को यूज करके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। वैल्यू पुट करते ही हमें इसकी भी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 20 देखिए, द पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC and PQR आर 56 and 48 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे कह दूं पैरामीटर of triangle ABC is 56 and perimeter of triangle PQR is 48 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है, तो हमें निकालना है PQ अपॉन AB। आप समझें, हमारे पास एक ट्रायंगल तो है PQR और दूसरा ट्रायंगल है ABC। हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि PQ अपॉन AB QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC, जो है जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, वही अगर
अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा ना वही उनके पेरीमीटर का रेशो होता है। यानी ये बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, ऊपर हमने PQR लिखा है तो यहाँ पे PQR लेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल ABC लेंगे। यानी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वही रेशो उनके पेरीमीटर का भी होता है। अब ये चारों टर्म्स जो है वो आपस में इक्वल हैं, हम किन्हीं भी दो को कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा सर कौन से वाली लेंगे, हमें PQ अपॉन AB निकालना है तो इन दोनों को ले लेंगे, PQ अपॉन AB, इसकी वैल्यू रखें। PQR है 48 और ये है आपका ABC दैट इज 56। तो यहाँ पे आ गया 12, 14 और ये 2 से 7 टाइम और 2 से 6 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 6/7। तो PQ अपॉन AB जो है वो हमारे पास 6/7 आएगा। आप समझ पा रहे हैं कि क्या कंडीशन हमें यहाँ यूज करनी है कि हमें उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है उतना ही रेशो हमारा होता है उनके पेरीमीटर का, अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ये सिमिलर हैं उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया तो हम ये लिख सकते हैं, फिर किन्हीं भी दो को कंपेयर किया और PQ अपॉन AB हमें यहां पर मिल गया है। नाउ क्वेश्चन 11 देखिए, जहां पर हमें ये एक फिगर दे रखी है, AB एंड CD आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल। AB और CD हमारे पास इस सर्कल के लिए दो कोड हैं एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। वो कह रहा है कि P पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। नाउ देन हमें बताना चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। तो इसको करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम DB को ज्वाइन कर लेते हैं। हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ज्वाइन DB। अब आप समझें कि जब मैंने DB को ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास एक थ्योरम होती है कि जैसे यहां पर दो सेगमेंट बन गए, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। एक सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो DB है ये ऊपर एक सेगमेंट हो गया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि एंगल DAB, जो DAB एंगल है, या फिर मैं कहूं DAP जो एंगल है वो इक्वल होगा BCP के, एंगल BCP के इक्वल हो गया। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एंगल APD, एंगल इज इक्वल टू एंगल CPB। अब आप चेक करें तो इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल ADP तो CBP, ट्रायंगल CBP। आप चेक करिए, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हमने दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए, और जब दो ट्रायंगल्स के अंदर आपके दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो ट्रायंगल APD है, आई मस्ट से दिस इज APD एंड CPB, वो क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। नाउ अब ऑप्शन को जरा चेक करेंगे, APD तो कहीं पर भी नहीं है, हमें ADP लेके आना होगा। तो ADP करना है तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले दो पार्ट को चेंज कर लेंगे, तो ADP सिमिलर यहां पे हो जाएगा CBP। अब आप चेक करिए कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो यहां पर
दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को ऐसा भी लिख सकते हैं ADP इज इक्वल टू CBP, ये भी दोनों सिमिलर ही हैं, सेम ट्रायंगल हैं, तो आपके सिमिलर हो जाएंगे एंड ऑप्शन डी को यहां पर इसके अंदर आप टिक करेंगे। क्वेश्चन 12, इफ value of each observation in a data is increased by 2 then the median of the new data, तो जो नए डाटा की मीडियन है वो क्या होगी, समझे यहां पर। दैट इज क्वेश्चन 12। जब हम मीडियन निकालते हैं, मान लीजिए कुछ डाटा हमें यहां दे रखा है इस तरीके से, ये हमें डाटा दे रखा है और हम इसकी मीडियन निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, फाइंड n, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यदि ऑड हो तो हमारे पास n+1/2th टर्म मीडियन होती है, और यदि इवन हो तो n/2th और n/2th + 1th टर्म जो है वो मीडियन होती है। ये हम पता लगाते हैं। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हर वैल्यू को 2 इंक्रीज कर दिया गया। जैसे मान लो मीडियन हमारे पास ये आ रही है, आप ऐसा समझें कि मीडियन ये टर्म हमारे पास यहां पे आ रही है। अब हर टर्म को 2 इंक्रीज कर दिया गया। नंबर ऑफ टर्म्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तभी भी उतनी ही है। यानी कि मान लो अगर पहले ये टर्म मीडियन आ रही थी तो अब भी यही टर्म हमारे पास मीडियन होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी ही है। अब पहले मान लो ये कुछ x थी, बढ़ने के बाद ये क्या हो जाएगी x+2, यानी हर टर्म को अगर हम 2 इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा मीडियन है वो भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखा कि वो 2 से इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीजेस बाई 2, दैट इज द आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए। ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 55। हमारे पास एक बॉक्स है, ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 6 to 55, इस तरीके से नंबर उन पे डले हुए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने जो कार्ड निकाला है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहां पर बतानी है। तो आप समझें, पहले तो मैं पता लगाता हूं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो आप यहां समझो, जैसे भाई मैं कह दूं आपसे कि भाई 6 से और 11 तक नंबर के कार्ड यहां पर हैं, तो ये आप लिख सकते हो। 6 से 11 तक के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्ड हो गए आपके पास। मैं कह रहा हूं 6 से 11 तक नंबर डले हुए हैं, तो कार्ड कितने हो गए, 6 कार्ड हो गए। अब वो हमने कैसे निकाला, जो लास्ट नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया उसमें 1, तो इतने कार्ड्स हमारे पास वहाँ पे होंगे। सिमिलर यहाँ पे करेंगे, लास्ट नंबर है 55, फर्स्ट है 6, उसमें 1 ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी 50। तो हमारे पास वहाँ पे टोटल कार्ड्स कितने हैं, 50। इस तरीके से आप एक छोटी वैल्यू लेकर के इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, इतने नंबर ऑफ कार्ड्स वहां पे होंगे। अब हम इवेंट मान लेते हैं, लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, इस इवेंट को हमने नाम दिया है ई। तो ई के अंदर हमारे एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, ई के अंदर हमारे एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे, दैट इज, देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, 6 से 55 के बीच में। 6 के बाद परफेक्ट स्क्वायर आता है 9, उसके बाद 16, 25, इसके बाद फिर आता है आपका 36, इसके बाद आता है 49, एंड 49 के बाद आएगा 64 जो 55 से बड़ा हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमें निकालने का एक ही फॉर्मूला, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस।
यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, दैट आर 50। तो 5 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1/10 आ गई। क्वाइट सिंपल। पहले हमने फेवरेबल केस पता लगा लिए और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो हम पता ही लगा चुके हैं यहाँ पर, दैट आर 50। तो यहाँ पर हम इसे कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 14 देखिए। इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PA एंड PB टू ए सर्कल सेंटर्ड एट O। हमारे पास एक फिगर दे रखी है, दैट इज अ सर्कल हमारे पास है, और यहां पे AB एक कोड है, और P पॉइंट से, यहां पे कहीं P पॉइंट है, PA और PB हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। देन यहां पे जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, वो कह रहा है, एंड यहां पे O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो वो कह रहा है यहां पे कि PA इज 5 सेंटीमीटर, जो PA है वो 5 सेंटीमीटर। गिवन डाटा लिख देता हूं मैं, PA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PA एंड PB आर टेंजेंट। देन वो कह रहा है कि आप पता लगाइए लेंथ ऑफ AB, जो AB की लेंथ है वो हमें पता लगानी है यहां पे। तो आप समझें कि हम जानते हैं कि जो PA है वो होगा PB के इक्वल, PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि बाहर एक पॉइंट है उससे सर्कल पर ड्रा की हुई जो टेंजेंट्स हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो PA इज इक्वल टू PB हमारे पास आ गया, यानी जो PB है वो भी कितना हो गया हमारे पास, दैट आर 5 सेंटीमीटर। तो वो हमारे पास क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे हो गया। नाउ हमें AB पता लगाना है। यहाँ जो एंगल APB है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां पे ये तो 90 डिग्री, सो हम कह सकते हैं कि जो AB बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, तो AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर के इक्वल होगा। AP इज 5 का स्क्वायर, दिस इज आल्सो 5 का स्क्वायर, दैट इज AB का स्क्वायर। दिस इज 25 प्लस 25 इज 50 का रूट आ गया। अब यहां पे बाहर ले लेंगे 5√2 यूनिट्स, तो जो हमारे पास AB है दैट इज 5√2 यूनिट्स आ गई। क्या क्राइटेरिया हमने यूज कर लिया कि PA और PB टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट हैं तो इक्वल होंगी। 90 डिग्री दे रखा था, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस, तो हमने यहां पर AB की जो लेंथ है वो निकाल ली है। नाउ क्वेश्चन 15 देखिए। XOYZ इज अ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस। XOY और Z के हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। द लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल इज, तो इसके हर एक डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो पहले हम XOYZ एक रेक्टेंगल यहां पे बना लेते हैं, दैट इज द रेक्टेंगल XOYZ। XOYZ, x क्या है हमारे पास, दैट इज -3,0, O क्या है हमारे पास 0,0, एंड y क्या है हमारे पास 0,4, एंड z क्या है हमारे पास x, y। तो हमारे पास जो xy है उसकी लेंथ क्या होगी एंड OZ की लेंथ क्या होगी। तो जो हमारे पास XY है उसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 0 माइनस, और माइनस का 3 आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 दैट इज √25। तो जो XY है हमारे पास वो हो गया 5 यूनिट्स।
तो इस डायगोनल की जो लेंथ है वो तो हमारे पास 5 यूनिट्स आ रही है। यहां से हम OZ की लेंथ निकालें तो वो होगा 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर। यहां पे हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास OZ हो गया। अब वो कह रहा है ईच डायगोनल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, तो ये जो एक्स वाई और OZ है वो इक्वल होंगे। अब जरा देख लो कौन सी वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है, 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट को आप टिक करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑप्शन में मिलेगा या फिर 5 ऑप्शन में मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही वहां पर ऑप्शन में होगा, दैट इज 5 यहां पर दे रखा है। क्वेश्चन 16 है विच टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास एक एपी है दैट इज -29, -26, -23, 61 इज 16। इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास 16 होगी, तो हम यहां पता लगा सकते हैं। nth की टर्म जो है वो हमें 16 दे रखी है, an इज 16, a इज -29, जो हमारे पास d है वो क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है, यानी -26 माइनस का 29, -26 प्लस का 29, सो d इज इक्वल टू प्लस का 3। जो d है वो हमारे पास प्लस का 3 आ गया। nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an जो है वो हमारे पास 16 दे रखा है, a हमारे पास माइनस का 29, n हमें निकालना है एंड d इज 3। तो यहां सारी वैल्यूज हमने रख दी, केवल n ऐसी वैल्यू है जिसकी हमें नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे। इसको इधर ले आइए, 16 प्लस 29, 965 एंड यहां पे हो गया 45, 3 डिवाइड में आ गया, 45/3, 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज 16। सो 16th टर्म ऑफ एपी इज 16। अब ये दोनों 16 आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, जो टर्म है वो 16 है और जो 16 आएगी वो कौन सी टर्म होगी, वो 16वीं ही टर्म इसकी होगी। तो क्वाइट सिंपल हो गया, an की वैल्यू हमें दे रखी थी, a की वैल्यू और d की वैल्यू वो हमने यहां पे रख दी और हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। इसके बाद क्वेश्चन 17 देखिए, इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, जो AT है वो इस सर्कल पर टेंजेंट है एंड CAT जो एंगल है वो 40 डिग्री का दे रखा है, देन एंगल CBA इज इक्वल टू, तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का आपका होगा। यहां पर समझें कि हम ये जानते हैं कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। हम यहां पे कह देंगे OA इज परपेंडिकुलर टू AT, देयरफॉर OAT जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। पूरा एंगल 90 का, ये 40 डिग्री का, तो ये कितने का हो गया, ये 50 डिग्री का हो गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एंगल OAC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री हो गया। आफ्टर दैट आप यहां समझें, ये डायमीटर है, डायमीटर के एक सेगमेंट में बनने वाला जो एंगल है, अगर डायमीटर को ज्वाइन करके एंगल बनाया जाए तो 90 डिग्री का होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम। ये थ्योरम होती है हमारे पास कि डायमीटर पर अगर हम साइड मिला करके एंगल बनाएं तो वो 90 डिग्री का एंगल यहां पे बनता है। चाहे यहां ले लो पॉइंट, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, इस C पॉइंट को ये एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा आपका। अब ये निकालना है तो नाउ इन ट्रायंगल BCA ले लेंगे, इन ट्रायंगल BCA। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ACBA इज 180 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 140, इधर ले गए, एंगल CBA इज इक्वल टू 180 माइनस 140
एंगल CBA इज इक्वल टू 40 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो ये जो एंगल है, केवल दो चीजें हमें यूज करनी थी। एक तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला एंगल पता चल गया। ये एंगल 90 डिग्री का होता है तो पता चल गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये एंगल भी यहां पर बता दिया है। क्वेश्चन 18 देखिए। After an examination, a teacher wants to know the marks obtained by maximum number of students in her class. She requires to calculate fill in the blanks of marks. उसको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मीडियन, मोड, मीन या फिर रेंज? आप समझे, वो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नो द मार्क्स obtained by maximum number of students. Marks obtained by मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये उसको पता लगाना है। आप समझो वो क्या पता लगाना चाहता है। जैसे मान लो 50 मार्क्स का टेस्ट था आपका, 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन थी, एग्जामिनेशन बोल रहा है वो। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए? 10 ने लिए। 60 यहां पर 20 ने लिए। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे एग्जाम के लिए। तो वो जानना चाहता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास। तो जैसे वो कुछ भी कह रहा है, 50 मार्क्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने लिए, ऐसा वो पता लगाना चाहता है। तो हम यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना चाहते हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं? मोड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यदि हमें यह पता लगाना है कि कितने स्टूडेंट्स ने किया है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता लगानी पड़ेगी, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ मोड। तो उस टीचर को वहां पर उनका मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन 19 देखिए, जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ साइन ए जो है वो हमारे पास 1/3 है और जो a है वो 0 से 90 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ cos a, तो जो cos a की वैल्यू है वो ये होगी, ये हमें चेक करना है। हमारे पास एक रिलेशन होता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका यूज करके हम cos a निकालेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये रिलेशन होता है। हमें निकालना है कॉस, इसको इधर ले आए, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट बन जाएगा, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। साइन a की जो वैल्यू है वो है 1/3 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 1/9। ये हो गया 9 माइनस 1/9। यहां हो गया रूट 8/9। 8 का रूट होता है 2√2/9। आप बोले सर रूट से बाहर तो वैल्यू प्लस माइनस आती है, लेकिन हम यहाँ माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो कॉस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2√2/3 यहां पर आ जाएगी। आप बोले सर क्यों नहीं ले रहे? तो जी आपको ये याद रखना है कि जब भी एंगल 0 to 90 डिग्री हो, तो 0 to 90 डिग्री के अंदर आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। उनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो एनी पर्टिकुलर एंगल के लिए आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएंगी फॉर द एंगल 0 to 90 डिग्री। तो यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, यानी यहां पे a इज ट्रू और R भी ट्रू है क्योंकि ये रिलेशन ही दे रखा है। एंड आप ध्यान से देखें तो R की मदद से हमने A निकाला है, A इज ट्रू, R इज ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पे आप ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन टिक करना है। सो A इज ट्रू, R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन 20 है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूब है, 2 क्यूब्स को जो 10 सेंटीमीटर का एज है उन्हें ज्वाइन कर दिया जाता है। जैसे यहां पे मैं कह रहा हूं कि 2 क्यूब है हमारे पास, लेट्स से दीज आर द क्यूब्स। ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया।
तो हमारे पास एक रिजल्टेंट यहां पे क्या बन जाएगा, दैट विल बी अ क्यूबॉइड। तो जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन गया। आप यहां समझें तो क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो तो हो गई 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ अभी भी उसकी 10 ही है, दैट विल बी 10। तो जो ब्रेड्थ है वो 10 रहेगी और जो हाइट है वो भी क्या रहेगी, 10 सेंटीमीटर। केवल उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, दैट इज दोनों की लेंथ का सम हो जाएगी। वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल बी यानी 20 इंटू 10, बी एच यानी 10 इंटू 10, एच एल इंटू 10 इंटू 20। ये हो गया 200 प्लस 100 300 500। 2 इंटू 500 इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और वो कह रहा है 1200 आएगा, यानी गलत बात है। इसके बाद एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हम कहें एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया ऑफ ईच सरफेस। तो आप समझें सरफेस, जैसे ये बोर्ड एक सरफेस है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, L इंटू बी। तो L क्या है वो भी 10 है और B क्या है वो भी 10 है, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्यूब की जो हर साइड होगी उसका सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी ये बात भी सही है आपकी। तो A इज फॉल्स, A इज नॉट ट्रू कह सकते हो, एंड R इज ट्रू। जो A है वो यहां पे गलत कह रहा है एंड R इज ट्रू। तो यहां पे आप क्या कह पाएंगे, A इज नॉट ट्रू एंड R इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी को आप यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 21 देखिए, हमें दे रखा है 15 की पावर n। वो कह रहा है कैन द नंबर 15 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या ये कभी 0 आ सकता है? जैसे मैं आपसे कहूं 15 की पावर 115 होगा, 15 की पावर 2 होगा 225। ऐसे हम यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स रखते जाएं तो कभी इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट आपकी 0 आ सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यूनिट डिजिट अगर लास्ट में 0 लाना है तो उसमें 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। अब यहां पे अगर हम इसके फैक्टर्स करें, फैक्टर्स ऑफ 15 की पावर n वो हो जाएंगे 3 इंटू 5 की पावर n, यानी 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। यहां पे आप बोलेंगे अ नंबर एंड विद द डिजिट 0 a number end with the digit 0 if its factors have 2 and 5। अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ जाते हैं दोनों, तो वो 0 के साथ एंड होगा। अब बट यहां पे आप देखें तो इसके में 5 तो है आपका, बट 15 raised to the power n do not have 2 in its factors। 2 इसके फैक्टर्स में नहीं है, so it cannot end with the digit 0। तो ये 0 के साथ आपका एंड नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, क्योंकि यहां 2 और 5 का पेयर आपका यहां पे नहीं बन रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 22 है, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय हुज वर्टिसेस आर। ABC किस तरीके का ट्रायंगल बनेगा जब उसके वर्टिसेस हमें यहां पर दे रखे हैं। सो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर,
ए के जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास हैं दैट आर 1,0, बी के जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास है -5,0, सी के जो वर्टिसेस हैं वो हैं -2,5। तो ये किस तरीके का ट्रायंगल बनेगा? हो सकता है ये स्केलेन ट्रायंगल बने, हो सकता है ये आइसोस्केलस बने, या इक्विलेटरल भी बन सकता है। वो हम कब पता लगा पाएंगे? जब हमें साइड्स की लेंथ पता होगी। तो यहां पे मैं ए बी निकाल लेता हूं। फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप यहां लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी निकाल रहे हैं x2 - x1 यानी -5 - 1 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर यानी 36, और 36 का हो गया 6 आपका। बी सी निकाल लें बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, -2 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर दैट इज 9 + 25 √34। ए सी हम निकाल लें यहां पे, तो -2 - 1 का स्क्वायर, x2 - x1 एंड 5 - 0 का स्क्वायर। तो यहां पे आप देखें तो 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 25, हमारे पास आ गया √34। ए बी, बी सी और ए सी आप यहां देख पाए तो बी सी और ए सी इक्वल हैं। सो जो ट्रायंगल ए बी सी है इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्योंकि अगर ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोस्केलस। तीनों इक्वल होती तो इक्विलेटरल, और एक भी इक्वल नहीं होती तो ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल बनता। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम टाइप ऑफ ट्रायंगल भी यहां पे बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 23 का ए पार्ट देखिए। इवेल्युएट 2 sin स्क्वायर 30 sec 60 + 10 स्क्वायर 60, हमें इसे इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के लिए हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे और उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वाइट सिंपल, हम यहाँ पे पहले sin 30 की वैल्यू रख देंगे। तो 2 × sin 30 हमारे पास होता है दैट इज 1/2 का स्क्वायर। sec 60 हमारे पास होता है, cos 60 होता है हमारे पास 1/2, तो sec 60 होगा उसका उल्टा दैट इज 2/1 यानी कि 2, प्लस 10 60 होता है √3 का स्क्वायर। ये हो गया 2 × 2 इज 4, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 3, तो यहां पे आ गया 3 + 1 इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो इसकी वैल्यू है इसको एवेल्युएट करने से वो 4 आ रही है। सिंपली इन सब की वैल्यू यहां रखनी है और हमें इसका एवेल्युएशन मिल जाएगा। इसके और बी वाला पार्ट देखिए, यहां पे कह रहा है 2 sin of a + b is equal to √3, दिस इज फर्स्ट, एंड cos of a - b हमें क्या दे रखा है दैट इज 1। देन द फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है जब a + b का जो सम है वो 90 से कम आपका होना चाहिए, मैक्सिमम वो 90 हो सकता है। तो यहां पे कैसे हम एंगल ए और बी निकालेंगे? फर्स्ट को जरा देखिए, 2 को इधर ले आए तो साइन ऑफ a + b हमारे पास आ गया √3/2। √3/2 साइन पर किसकी वैल्यू होती है? यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट इज साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 आपका √3/2 होता है, तो √3/2 को मैं साइन 60 यहां पर लिख सकता हूं। अगर इन एंगल्स की साइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस इक्वेशन को नाम दे दें आप 3। सेम यहां पर करेंगे। cos of a - b जो है वो 1 है। cos 1 किस पर होता है? 0 डिग्री पर। इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है तो a - b 0 डिग्री आ गया दैट इज 4। अब हमारे पास a और b में लीनियर इक्वेशन बन गई एंड वो सॉल्व करना हम जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आप लगाना चाहें। ये प्लस का b, ये माइनस का b, तो थर्ड और फोर्थ को मैं ऐड कर दूं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ
तो यहां पे क्या हो जाएगा आप समझे, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐड कर देंगे तो ये कैंसल, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री। a की जो वैल्यू है 30 डिग्री वो आप किसी में भी पुट कर दें, 3 में या 4 में। सो पुटिंग a इज इक्वल टू 30 डिग्री इन फर्स्ट थर्ड, तो यहां पे रख दिया, तो यह आ गया 30 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इधर ले आएंगे तो b इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारे पास आ गया। सो a एंड b बोथ आर ऑफ 30 डिग्री, तो a और b दोनों की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ रही थी। हमने पहले यहाँ वैल्यूज रखनी है, फिर हम यहाँ पे आपके a और b में इक्वेशन बना लेंगे और आफ्टर दैट फिर उन्हें सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन 24 देखिए, इन द गिवन फिगर हमें एक फिगर दे रखी है, AC यहाँ पर एक कोड है और C पॉइंट पर एक टेंजेंट डाली गई है, दैट इज यहाँ पे D पॉइंट है सम, और इस A पॉइंट से भी एक टेंजेंट पास हो रही है, दैट इज B पॉइंट सम, और यहाँ पे O इज द सेंटर। वो कह रहा है AB एंड CD आर टेंजेंट्स टू द सर्कल सेंटर्ड एट O, तो हमें चेक करना है, इज टू चेक क्या करना है कि एंगल BAC जो है वो क्या इक्वल है एंगल DCA के। BAC ये वाला एंगल इस DCA इस वाले एंगल के इक्वल है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए ना हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहां पे कर लेते हैं। हमने कर दिया जॉइन OA एंड OC, OA एंड OC को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आप समझे OA और OC रेडियस हैं तो आपस में इक्वल होंगी, और इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो इक्वल एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पे कह सकता हूं एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। नाउ अगर हम यहां देखें तो ये रेडियस और ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का, सेम यहां पर 90 डिग्री का। तो हम यहां कह सकते हैं कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। बोथ 90 डिग्री के, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है। इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको नाम दे दो सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को हमने ऐड कर दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी एंगल OAC प्लस एंगल BAO एंगल OCA प्लस एंगल DCO। चेक करेंगे OAC ये वाला एंगल, BAO ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल बन गया, दैट इज BAC कह सकते हो इसे आप। और OCA और DCO ये पूरा एंगल बन गया, इसे आप एंगल DCA कह सकते हैं। आप चेक करें तो हमें इन्हें ही चेक करना था क्या ये इक्वल आ रहे हैं, सो हम कह देंगे बोथ आर इक्वल, दीज एंगल्स आर इक्वल। ये जो एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल होंगे। तो ये छोटा सा क्राइटेरिया हमें यहाँ पे यूज करना था और हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल यहाँ पर निकाल दिया है।